हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो अभी अभी रॉ का 21 अगस्त वाला एपिसोड का मैं रिव्यू इस वीडियो में करने वाला हूं। तो रॉ की शुरुआत होती है सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के साथ। शुरुआत होती है सैमी ज़ेन के साथ और उसके बाद उनको इंटरप्ट करते हैं जजमेंट डे उनको बोलते हैं कि हम तुमको मारने आए हैं, लेकिन सैमी ज़ेन बोलते हैं तुमको क्या लगता है मैं अकेले आऊँगा। केविन ओवेंस की म्यूज़िक बजती है, क्राउड पागल हो जाता है। इस सेगमेंट में दो चीज़ें नोट करने वाली थी। पहली ये कि जो सैमी ज़ेन को ओवेशन मिला था क्योंकि वो उन्हीं के होम टाउन में हो रहा था, वो काबिल तारीफ़ था। दूसरा जो केविन ओवेंस को पॉप मिला, क्योंकि केविन ओवेंस हम सब जानते हैं काफ़ी वीक्स के बाद जो है रिटर्न कर रहे हैं और उनको जजमेंट डे ने ही मारा था, जिसकी वजह से उनको कुछ वीक्स का एक्शन से बाहर होना पड़ा था। तो इस सेगमेंट में दो बातें नोट करने वाली थी, सैमी ज़ेन का पॉप और केविन ओवेंस का पॉप। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मैच पे, जो कि था टैग टीम मैच। इसमें थे मैट रिडल और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस न्यू डे, जो कि जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन है। अब यहाँ पे भी कहानी सेम है। जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन भी काफ़ी वीक्स के बाद हमको एक्शन में दिखे थे, लेकिन इस मैच में सबसे जो कह सकते हैं डिसअपॉइंटिंग बात ये रही कि ड्रू मैकिंटायर को मौका ही नहीं मिला। इस मैच का हुआ कि न्यू डे तो जीत गए, लेकिन उसके बाद उनको वाइकिंग रेडर्स ने अटैक किया। मतलब वाइकिंग रेडर्स ने न्यू डे पे भी अटैक किया, ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल पे भी अटैक किया। लेकिन इस सेगमेंट में एक बात जो नोट करने वाली ये थी कि ड्रू मैकिंटायर को मेन मैच में टैग ही नहीं मिला। पूरा मैच मैट रिडल ने किया और ड्रू मैकिंटायर को एक्शन में हमने वाइकिंग रेडर्स के अटैक के बाद ही देखा। तो ये थोड़ा बहुत मुझे ग्लिच और गलती लगी WWE की तरफ से कि ड्रू मैकिंटायर को जो है एक्शन बिल्कुल देना चाहिए था। बहरहाल अब इस सेगमेंट के बाद हमको ऐसा लगता है कि वाइकिंग रेडर्स और ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल के बीच में हमको कोई एक स्टोरी या कोई एक फ्यूड देखने को मिलेगा, जो कि आगे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जा सकता है। तीसरे मैच की बात करते हैं तो थे कैंडिस रे और रिया रिप्ली के बीच में मैच। तो इस मैच में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही रिया रिप्ली ने कैंडिस रे को डोमिनेट किया। बहुत जल्दी ये मैच ख़त्म हो गया सबमिशन में। अब इसके बाद के जो सेगमेंट थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। पहला सेगमेंट था कि जिसमें शिंसुके नाकामोरा ने सेथ रॉलिंस पे जो लास्ट वीक अटैक किया था रॉ पे, उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सेथ रॉलिंस पे अटैक करने से पहले उनके कान में क्या बोला था। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने बोला था, और मैं कोट कर रहा हूँ, आई नो अबाउट योर बैक। इसका मतलब है वो ये हाईलाइट कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस की बैक इंजरी की बहुत लंबी प्रॉब्लम चली आ रही है, उनकी काफ़ी सर्जरी हो चुकी है, वो उनकी फैमिली पे भी चले गए कि उनकी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि शिंसुके नाकामोरा ने सेथ रॉलिंस को मारने से पहले ये बोला था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी जो बैक है, जो तुम्हारी कमर है, वो टूटी हुई है, उस पर सर्जरी हो रखी है, और अब हमको पे बैक में एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिलेगा, सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामोरा। अब इसके बाद सेथ रॉलिंस का भी रिएक्शन आया था, जो कि ऑब्वियस ही बात है, किसी की भी फैमिली डॉटर के बारे में बात करोगे तो वो आदमी तो पागल खो ही जाएगा। पागल होने से मतलब है कि गुस्सा हो जाएगा। तो वहीं पे सेथ रॉलिंस ने उनको एड्रेस किया और वो ये बोलते हैं शिंसुके नाकामोरा कि तुम आओ और मुझसे फेस टू फेस बात करो, और अब हमको देखना होगा कि पेबैक में क्या होता है। ज़्यादा कुछ सेगमेंट में नहीं था। अब मैं बात करता हूँ चैड केबल वर्सेस गंथर, जो कि नाइट का बेस्ट मैच था। मतलब इस मैच में चैड केबल जीत गए काउंट आउट की वजह से, लेकिन टाइटल चेंज तो नहीं हुआ। लेकिन पहली बार गंथर हारे हैं मेन रोस्टर पे। अब इस मैच में तीन चीज़ें नोट करने वाली थी। पहला ये कि जो चैड केबल के मूव्स थे वो बहुत स्मूथ थे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थे, और कई बार तो वो अलग ही लेवल पे चले जाते हैं जिस तरीके की वो रेसलिंग करते हैं। दूसरा जो रिंग अनाउंसर है समांथा इरविन, उनका जो एक जो गंथर का नाम लेने का तरीका है, उसने जो है मैच में कुछ अलग ही एनर्जी फूंक दी थी। और बाद में भी जब मैच हार गए थे तो गंथर ने समांथा इरविन के पास गए, बोलते हैं कि चलिए आप हमारा नाम लीजिए कि आई स्टिल द इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन गंथर। तो वो एक चीज़ मैच में थोड़ा सा एक स्पार्क और एक मसाला ऐड करती है। तीसरी चीज़ ये कि गंथर और चैड केबल का जो प्री वीडियो था इस मैच के पहले, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को वर्ल्ड हैवीवेट लगा के बोलते हैं, जो कि आजकल हमको देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो कि एक नई चीज़ है। अब आगे हमको ये देखना रहेगा कि चैड केबल और गंथर के बीच में हो सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच हो, चैड केबल हमको नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते दिखे। अब इसमें दो बातें नोट करने वाली ये भी हैं इस सेगमेंट में, क्योंकि ये जो है आप देखिएगा, रॉ का तो बेस्ट मैच था ही, हो सकता है पूरे हफ्ते का बेस्ट मैच हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैच था। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली ये थी
कि गंथर ने एक बैकहैंड चॉप लगाया जो कि जाके सीधा टर्न बकल पे लगा। उसके बाद जो है चैट केबल ने उनको टाइम स्कीपर एरिया में एक बैक फ्लिप मार दिया। उसके बाद वो काउंट आउट से जीत गए। तो ये कहीं ना कहीं हमको ब्रेट हार्ट की याद दिलाता है। जब ब्रेट हार्ट 90s में रेसलिंग करते थे तो वो भी बैक हैंड चॉप मारते थे, तो वो भी जाके रिंग पोस्ट में लग जाता था। तो बहरहाल ये सेगमेंट बहुत अच्छा था। A+ ग्रेड जाता है इस मैच को। बेस्ट मैच था नाइट का। मिज़ और एक जापानीज़ रेसलर हैं जिनका नाम अभी मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, अकीरा ताकाशुमी करके उनका ऐसा कुछ नाम है। तो उनके साथ उनका मैच था, लेकिन वहीं पे एंट्री हो जाती है LA नाइट की। अब अगर आपने मेरा स्मैकडाउन का रिव्यू देखा है, उसका लिंक आई बटन पे आ रहा होगा। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें जब LA नाइट का मैच हो रहा था ऑस्टिन थ्योरी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, तब मिज़ ने आके LA नाइट को वो मैच हरवा दिया था। तो वही कुछ काम किया आके LA नाइट ने मिज़ के मैच में रॉ पे। तो हुआ क्या कि मिज़ और जो जापानीज रेसलर हैं उनका मैच चल रहा था और LA नाइट ने आके डिस्ट्रैक्ट करना शुरू किया और आखिरी में जो जापानीज रेसलर है वो जीत गए। अब इस सेगमेंट में दो बातें नोट करने वाली हैं। पहली ये कि मिज़ तो हार गए, LA नाइट ने उनको हरा दिया, तो ये फ्यूड जो है अभी भी कायम है। प्रॉपर जो कंपनी का मोटिव है वो एकदम सक्सेसफुल रहा कि ये जो मिज़ और LA नाइट के बीच में एक फ्यूड है वो अभी भी अलाइव है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये बोलने वाली है कि जो LA नाइट की अभी पॉपुलैरिटी है ऑडियंस के बीच में वो काफ़ी ऑर्गेनिक, काफ़ी नेचुरल है और WWE की क्रिएटिव टीम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, या मैं अपने शब्दों में बोलूँ तो इसको अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। कुछ ना कुछ करना रहेगा। मैं ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऑर्गेनिक और नेचुरल। अब मैं आ जाता हूँ अपने जो मेन इवेंट वाला मैच था, जो कि था जजमेंट डे और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में। अब जो जजमेंट डे का मैच था तो हमको शो के शुरुआत से ही जो है डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में कुछ अनबन दिख रही थी, लेकिन रिया रिप्ली ने आके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी। मैच चल रहा था केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन और जजमेंट डे के बीच में, लेकिन एक JD मैकडोनाल्ड करके हैं, वो आते हैं, ब्रीफकेस पकड़ाते हैं और ब्रीफकेस चला जाता है केविन ओवेंस के पास। केविन ओवेंस मारते हैं, मैच खत्म हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में। मैच खत्म होता है डिस्क्वालिफिकेशन में, उसके बाद शुरू हो जाता है जजमेंट डे का ब्रॉल, क्योंकि नंबर्स गेम तो उनके पास थे ही। उतनी देर में कोडी रोड्स आते हैं। अब कोडी रोड्स के आने के बाद जो है थोड़ा जो सिनेरियो है वो इवन हो जाता है, लेकिन फिर जो है शुरुआत होता है 6 मैन टैग का, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स वर्सेस जजमेंट डे के 3 मेंबर्स। अब इस मैच में देखिए, इस मैच में तो कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस जीत गए, लेकिन इस मैच में दो बातें नोट करने वाली थी। पहली ये कि रिया रिप्ली ने केविन ओवेंस को रिंग साइड पे ही एक स्लैम लगा दिया। वो सबसे पहली नोट करने वाली बात थी, जो कि हमको हर बार दिखता है कि रिया रिप्ली मेल रेसलर्स के साथ इन्वॉल्व होती, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। दूसरी चीज़ ये कि रिया रिप्ली का जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उनके कहते हैं ना, जो उनके रिएक्शंस होते हैं मैच में, कोई पिनफॉल हो रहा है, कोई सबमिशन हो रहा है, कोई मूव्स लग रहे हैं, तो वो इस मैच को और भी ज़्यादा इन्हांस कर रहे थे, और भी ज़्यादा इसको मेन इवेंट लेवल के स्टैचर का बना रहे थे। अब ये हमारा पूरा का पूरा रॉ है, तो यहाँ पे मैं 2-3 बातें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जो जापानीज़ रेसलर हैं उनको और भी समय मिलना चाहिए टेलीविज़न के ऊपर, क्योंकि अगर जापानीज़ ऑडियंस की तरफ हम देखते हैं, जापानीज़ जो जूनियर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की जो डिवीज़न है, अगर उसको कैप्चर करना है, उसके लिए उन रेसलर को ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम मिलना चाहिए। और एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में भी बताया हुआ है कि जापान के जो रेसलर्स होते हैं उनकी किक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो यहाँ पे भी जो जापानीज़ रेसलर हैं, अकीरो ताकामुशी, मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कि उनकी जब किक्स पड़ती हैं तो उतना ज़्यादा आवाज़ बहुत तेज़ आती है, लेकिन मार्क नहीं रहता, तो वो दिखाता है कि कितनी इफ़ेक्टिवली वो किक्स परफॉर्म करते हैं। अब जैसे पेबैक मात्र 2 हफ्ते दूर है, तो अभी सिर्फ 3 ही मैचेस फाइनलाइज हुए हैं पेबैक के लिए। तो अब आने वाले स्मैकडाउन में हमको ये दिख सकता है कि पेबैक के लिए और भी ज़्यादा मैचेस फाइनलाइज हो रहे हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा रॉ था। LA नाइट की पॉपुलैरिटी हो, चाहे वो चैट केबल वर्सेस गंथर का मैच हो, जापानीज़ रेसलर के लिए स्क्रीन पर टाइम हो, पेबैक का पेपर व्यू हो, इस रॉ में सब कुछ था। मैंने आपको पूरा का पूरा शो बताया है। और अभी तक अगर आपने मेरा स्मैकडाउन का रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।